अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। शुरू में ही आपसे रिक्वेस्ट करता होता हूं, कहानी को लाइक ज़रूर किया करें, दोस्तों के साथ इस वीडियो को भी शेयर करें। और आप लोग लाइक भी करते हैं, दोस्तों के साथ शेयर भी करते हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच। आज की वीडियो को भी रिमाइंडर देता हूँ हर वीडियो में भी कि लाइक कर दीजिएगा। बहुत ही एक खौफनाक कहानी मुझे भेजी गई है। इनकी पहले भी मैं कहानी शामिल कर चुका हूँ। इनका फर्जी नाम मैंने कहानी में उन्हीं की ख्वाहिश पे शहजादी रखा था। और मैंने जिस तरह आपको पहले कहा है कि पहली कहानी मुझे गुजरांवाला से हमारी बहन नायला ने भेजी थी और मुझे वो आज तक याद है। तो पहला पार्ट 1 और पार्ट 2 का जो सिलसिला शुरू हुआ था कहानी में, वो शहजादी की कहानी थी। उससे पहले कभी मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं बनाया था। शहजादी ने अपनी कहानी भेजी थी, जो कहानी सुनने वाले लोग हैं उनको याद आ जाएगा। एक ऐसी बहन की ऐसी दास्तान जिन पे शदीद जुल्म और सितम किया गया था, जिनको खुदा ने इतना हुस्न दिया था कि वो ज़िंदगी उस हुस्न की बिना पे उन्होंने शदीद तकलीफ़ और अजियत में गुजारी थी कि लोग उनको मारने के लिए गए थे लेकिन वो बच गई थी। बहुत खौफनाक कहानी थी, बहुत से लोगों को याद होगी। वो हमेशा मुझसे राब्ते में रही हैं, मैं उनके लिए दिल से दुआ करता हूँ, बल्कि शुरू के रिक्वेस्ट भी करूँगा। उनकी हेल्प जो भी करना चाहे, मैंने पहले भी अनाउंस किया था, आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। और वो वाकई उन लोगों में से हैं जो कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, खुददार लोग हैं। उनके अंदर अभी खुददारी है, लेकिन इस वक्त उनको आप लोगों की हेल्प की ज़रूरत है। तो आप पैसों की मद में अगर हेल्प करना चाहें तो आप उनकी हेल्प ज़रूर कर सकते हैं। शहजादी बहन ने ये कहानी भेजी है। वो कहती हैं कि ये कहानी है 2022 की। माह रमज़ान का महीना शुरू हुआ था और पहला रोज़ा था। रात का टाइम था कि मैं आपकी कहानी सुन रही थी, हेडफोन लगाए, कि रात के 2 बजे फ़ोन की घंटी बजी तो मेरा झटका निकल गया। क्योंकि रात के 2 बजे जब सब सो रहे होते हैं, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है, और आप कहानी सुनते हुए उस जगह पे पहुंचे हुए हैं जहां पे कहानी सुनाने वाला अपने लफ्ज़ों की मदद से उस जगह में आपको पहुंचाने में मदद कर रहा है, और आप उस जगह पे मौजूद हैं और एकदम से घंटी बजती है और एकदम से आपको एहसास होता है नहीं, आप अपने घर में अपने बिस्तर पे मौजूद हैं, उस जगह पे नहीं है। तो झटका लगता है, क्या हुआ, किस वजह से उस माहौल से, उस दास्तान वाली लोकेशन से वापस क्यों आना पड़ा। तो देखा मोबाइल की घंटी बज रही है। या खुदाया खैर हो। रात के 2 बजे अगर किसी की भी कॉल आती है तो इंसान परेशान हो जाता है। परेशान हो के कॉल उठाई तो दूसरी तरफ उनका भाई साजिद बोल रहा था। उनका फर्जी नाम मैं साजिद रख सकता हूँ, माजिद रख सकता हूँ, माजिद रख लेते हैं। माजिद, क्योंकि उन्होंने कहा है इन दोनों में नामों में से जो भी आप फर्जी रख लें। माजिद की आवाज़ बहुत घबराई हुई थी। वो अपनी बहन से मुखातिब हुआ, शहजादी, मैं इस वक्त बहुत परेशानी की हालत में तुम्हें मैं फ़ोन कर रहा हूँ, फ़ौरन बाजवा साहब को कॉल करो। मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे, उनके पास गाड़ी है, हम उनके घर के बिल्कुल करीब हैं, हमें मदद की शदीद ज़रूरत है। मैं उसकी आवाज़ को सुनते ही समझ गई थी कि रात के इस पहर उसका फ़ोन आना यकीनन कोई परेशानी की ही बात हो सकती है। मैंने कहा, भाई खुदा खैर करे, हुआ क्या है। वो कहते हैं तुम्हारी भाभी पे असरात हो गए हैं, जिन्नात का कब्ज़ा हो गया है। मैं पहले ही दिल की धड़कन तेज़ थी, परेशान होकर उठ के बैठी थी और फिर से दिल पे हाथ रखा, या खुदाया अल्लाह खैर करे, क्या हुआ, कैसे हुआ। मैंने कहा, अच्छा रुके, मैं बाजवा साहब को फ़ोन करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। मैंने बाजवा साहब को कॉल मिलाने की कोशिश की, लेकिन बाजवा साहब से कोई राब्ता नहीं हो रहा था। वहीं पे मैंने भाई को फ़ोन किया कि वो इस वक्त मेरा भी फ़ोन नहीं उठा रहे, या सो रहे हैं या क्या माजरा है, लेकिन मुझे बताओ भाई हुआ क्या है। तो मेरे भाई माजिद ने बताना शुरू किया कि मैं तुम्हारी भाभी रिहाना और
ये भी एक फ़र्ज़ी नाम कर लेता हूँ, एक भतीजी, वो कह रहे मेरी वो भतीजी है, 13 साल उसकी उम्र है, भतीजी लफ्ज़ ही कर लेते हैं, कि माजिद भाई और रिहाना भाभी और उस बच्ची के साथ ये मोटरसाइकिल पे सवार, जो उन्होंने लोकेशन लिखी है, झुमरे वाले जा रहे थे। वहाँ पे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के पैसे मिलते हैं, लोग पैसे लेने के लिए वहाँ पे जाते हैं, तो ये भी वहाँ पे अपने हिस्से के पैसे लेने के लिए वहाँ पे गए हुए थे। वापस आते आते उनको शाम हो गई और जो रिहाना भाभी है उनका वज़न बहुत ही ज़्यादा है, वो बीमार रहती हैं, उनका वज़न इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि 2 मन 3 मन तकरीबन कोई वज़न हो चुका हो। और जब इंसान का वज़न बढ़ जाता है तो फिर वो शुगर का शिकार हो जाता है। और भाभी के साथ भी यही मसला था, शदीद वज़न बड़े होने की वजह से उनको शदीद शुगर भी हो गई थी। वो वापस आ रहे थे, मगरिब हो चुकी थी, हर तरफ अंधेरा फैल चुका था और वो उस नई बनी हुई मोटरवे जहाँ पे एक पुल बनाया गया था, उस जगह पे जहाँ पे कभी कब्रिस्तान होता था, वहाँ पे कब्रों को हटा के, क्योंकि पुल जब मोटरवे बनती है और सीधी एक सड़क आ रही होती है तो उसके रास्ते में जो कुछ भी आए वो ख़त्म करना पड़ता है, तो वहीं पे ही एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान था। उस कब्रिस्तान की बहुत सारी कब्रों को ख़त्म कर दिया गया था और उसके ऊपर पुल बनाया गया था। उस जगह का नाम है, ये रियल लोकेशन है, नल्ले वाला पुल। और जो झुमरे जा रहे थे ये भी रियल लोकेशन है। नल्ले वाले पुल पे पहुंचे तो भाभी कहती हैं रोको रोको, मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया है कि मुझे पेशाब करना है। भाई ने कहा ये जगह ठीक नहीं है। तो भाभी बोली तुम्हें पता है मैं शुगर की मरीज़ा हूँ और मेरे लिए कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, मैं तकलीफ़ में आ जाऊँगी, बस रोको, अब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया। तो मजबूरन भाई ने बाइक रोक दी। रिहाना भाभी नीचे उतरी और उसी पुल की साइड पे चलती हुई, जो बिल्कुल कब्रिस्तान के साथ दरख्त बने हुए थे, उनकी निगाह कब्रिस्तान पे नहीं पड़ी और जिस जगह पे वो खड़े थे वो भी तो कभी कब्रिस्तान था, अभी पुल बन गया था। वो चलती हुई अंधेरे में उस साइड पे बना हुआ जो एक दरख्त था उसके नीचे चली गई हैं और जल्दी से पेशाब करने के लिए बैठ गई हैं। जो भतीजी थी 13 साल की, उसने कहा मुझे भी पेशाब आया है, मैंने भी पेशाब करना है। तो वो भी उठी और चलती हुई उनके पीछे उसी जगह पे पहुंच गई जहां वो बैठी पेशाब कर रही थी। वो शायद पेशाब कर चुकी थी, लेकिन जैसी ही वो छोटी भतीजी उनके करीब गई तो उन्होंने देखा कि रिहाना की गर्दन पीछे की तरफ ऐसा ऐसा ढलकती जा रही है, जैसे गर्दन पीछे की तरफ आ रही है। और वो एकदम से बोली क्या हुआ है आपको, मुझे भी पेशाब करना है। तो एकदम से जैसे होश में बोली, उसका नाम लेके, जाओ जाओ यहां से, जाओ जल्दी करो, जाओ यहां से। और उनकी गर्दन पीछे ढलकती गई, पीछे गिर गई। वो छोटी बच्ची भागती हुई गई, जाके माजिद भाई को बताया कि ये हो चुका है। जो साइड पे खड़े इंतजार कर रहे थे वो जल्दी से भागे और आके देखा तो भाभी अब पीछे की तरफ गिरी पड़ी थी। या अल्लाह, ये क्या मुसीबत हो गई है। अब इस वक्त किसी को मदद के लिए पुकारना तो बहुत मुश्किल था कि क्या वाकया हुआ है, तबीयत खराब हो गई है, क्या हुआ है, कुछ अभी तक तो समझ नहीं आई थी, सिवाय इसके कि पहला मंजर यह था कि वो जैसे ही भाई भाग के भाभी के करीब पहुंचा तो भाभी पीछे गिरी पड़ी हैं। भाई ने जैसे कैसे भाभी को जोर लगा के बिठाया और उसी वे इंतज़ार में थे कि कोई सवारी मिल जाए तो मैं इनको घर तक ले जाऊं। अब इनको मोटरसाइकिल पे बिठाना बहुत मुश्किल हो गया था। तो वहीं पे एक मगरिब के टाइम गधा रेडी वाला गुजर रहा था, उसको आवाज़ दी, वो रुक गया, उसको मदद के लिए पुकारा और कहा मेरी मदद करो। उस गधा रेडी वाले ने कहा मेरी रेडी हाजिर है। यूं भाभी को उस रेडी पे डाल के मोटरसाइकिल साथ चलाते हुए भाई भाभी को घर ले आए।
लेकिन घर पहुंचते तक भाई को एक बात समझ लग चुकी थी कि उनकी बहकी बहकी बातें और उनके मुंह से जिस तरह के अल्फाज निकल रहे थे और वो जिस तरह की बातें कर रही थी, भाई समझ गए थे कि मामला ख़राब हो चुका है, शदीद गड़बड़ हो चुकी है। भाभी के 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चे भी शादीशुदा हैं, उनकी बीवियां हैं। जब वो घर पहुंचे और ऐसी हालत में कि माँ को इस तरह उठा के ला रहे हैं, बच्चे परेशान हो गए। माँ को ला के रात के टाइम चारपाई पे तो डाला गया, लेकिन माँ अजीब सी हालत के अंदर थी। उसकी आंखें अजीब हुई थी, उसके हाथ पांव मुड़ चुके थे। बच्चों ने माँ से बात करने की कोशिश की तो उनको अंदाज़ा हुआ कि माँ जो सामने मौजूद है बज़ाहिर वजूद माँ का है, लेकिन ये शायद माँ नहीं है, क्योंकि माँ ऐसी मर्दाना आवाज़ में बात कर रही थी जो माँ का गला ही नहीं था, माँ का लहजा नहीं था। ऐसा था जैसे कोई भारी भरकम, एक मर्द तो नहीं था लेकिन जिसका भी गला था वो एक औरत की तरह का गला था, लेकिन भारी भरकम गला था। माँ की आवाज़ बहुत पतली सी थी, लेकिन वो अंदर जो भी बोल रही थी भारी भरकम आवाज़ में बोल रही थी, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। ये घर में एक पहली दफ़ा मंजर था, आज तक किसी ने ऐसा मंजर नहीं देखा था। जो बहुएं थीं वो जल्दी से परेशान हो गई, उन्होंने अपने अपने मोबाइल निकाल लिए कि ये क्या माजरा है, हम भी रिकॉर्ड करें, ये क्या हो रहा है। कुछ कुछ सबको सिचुएशन समझ आई थी, खुल के शायद सिचुएशन अभी तक किसी को समझ नहीं आ सकी थी कि तभी भाभी के अंदर से एक औरत गरजदार आवाज में बोली, मैं इसको नहीं छोड़ूंगी, इसने मेरे गोलू की टांग तोड़ दी है, मेरा गोलू बेहोश है, उसके बचने के चांस मुझे लगता है बहुत कम हैं। इस नामुराद ने अपना पूरा वज़न मेरे गोलू पे डाल दिया था, मैं इसको नहीं छोड़ूंगी, मैं इसको मार डालूंगी। और जो मोबाइल पे वीडियो बना रहे थे, सुन रहे थे, तब उनको सिचुएशन क्लियर हुई कि रास्ते में जो कहीं वाक़या हुआ है तो भाभी गलती से किसी ऐसी ना नज़र आने वाली मखलूक के ऊपर सवार हो गई हैं, जिसके बाद उनका कोई छोटा बच्चा जिसका नाम गोलू था, रियल नाम है ये, उसको नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से वो कोई और मखलूक जो भाभी के अंदर इस वक्त हम कलाम है बोल रही है, वो कह रही है बच्चे का बदला लूँगी, इसको नहीं छोड़ूंगी। और जब ये सबको सारी सूरत हाल समझ आ गई तो वो अपने अपने कैमरे लेके डर के भाग गए। भाई ने मुझे फ़ोन किया और उस वक्त ये सारी सूरत हाल मुझे बताई कि ये कुछ हो चुका है, मुझे इस वक्त कहीं लेके जाना है, कोई भी फ़ोन नहीं उठा रहा, सारे सो रहे हैं, बाजवा साहब को फ़ोन करो। और मैंने बाजवा साहब को, शहजादी कहती है, फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, तो मैंने वापसी भाई को कहा बाजवा साहब तो फ़ोन नहीं उठा रहे, क्या करूं। भाई बहुत परेशान था, कहता है मुझे खुद भी नहीं समझ आ रही, बताओ मैं क्या करूं, मुझे कुछ तो समझाओ, मेरे साथ तो ये ज़िंदगी में पहली दफ़ा हुआ है। तो उन्होंने कहा रुको, मैं मज़हर साहब को फ़ोन करती हूँ। मुझे उन्होंने रात को, मैं पाकिस्तान में ही था, अमेरिका नहीं आया था, रात को फ़ोन करना शुरू कर दिया। मैं बता देता हूँ, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा फ़ोन किया, इतना ज़्यादा फ़ोन किया कि मैंने मजबूरन उनकी कॉल को ब्लॉक पे लगा दिया। उन्होंने कहानी में ये बात लिखी भी है कि मदर साहब मैंने आपको कॉलें की, इतनी कॉलें की कि आपने आखिर मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। मेरी बहन शहजादी, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि हमारी बात नहीं हो सकी, मैं यहीं आपको कहानी में बता देता हूँ। रात को मेरे वज़ाइफ़ का टाइम होता है, वज़ाइफ़ के टाइम में मेरी बेगम भी मेरे पास नहीं आती, उस कमरे में उनको आने की इजाज़त नहीं होती। यहाँ तो खैर अमेरिका में एक और तरीका है, पाकिस्तान में जब मैं वज़ाइफ़ करता था तो कमरा बंद कर लेता था। मेरी बेगम को कभी ज़िंदगी में अगर एमरजेंसी पड़े भी तो सिर्फ नॉक करके चली जाती थी, लेकिन मैंने अपना सिस्टम दायरा कड़ा ख़त्म करके उठना होता था। उस वक्त वही नंबर जिस पे तमाम लोगों के तस्वीरें डिटेल होती थी, जो मैंने पढ़ाई करके चेक करना होता था, तो तस्वीरें मैं इसलिए मंगवाता था कि उसी मोबाइल पे मैंने तस्वीर खोली होती थी और मैं बैठा पढ़ रहा होता था, तो उस वक्त मैं कॉल अटेंड नहीं कर सकता।
और अगर कोई आपको कॉल कर रहा है उसको इमरजेंसी होगी, मुझे भी पता है, तो अगर मैं आगे से बार बार काट रहा हूं तो फिर अगले को भी समझ जाना चाहिए वो भी एक ऐसी हालत में है कि कॉल अटेंड नहीं कर सकता। इन्होंने मुझे कॉल की 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, 5 बार। मैं काट रहा था क्योंकि मैं उस वक्त वजीफ़ा पढ़ रहा था, उस वक्त मैं कॉल नहीं उठा सकता, फ़ोन भी बंद नहीं कर सकता। अभी भी बहुत सारे लोगों को पता है यही मेरा पर्सनल फ़ोन है, इसी में मेरा अपना नंबर भी, अमेरिका का नंबर भी चलता है, और इसी में जो आप लोगों को मैंने पाकिस्तान का नंबर दिया हुआ है वो भी इसी में चलता होता है। दोनों नंबर इसी में हैं और ये हर वक्त मेरे हाथ में होता है, तो वो भी इसी तरह ही था। अब वो बार बार कॉल कर रही थी, मैं उस वक्त बैठा एक अमल कर रहा था, एक चिल्ला कर रहा था, मैं नहीं उठा सकता। जब उन्होंने इतनी दफ़ा कॉलें कर दी कि मैं भी उनको नहीं समझा सकता, यस भी नहीं कर सकता, इजाज़त नहीं होती, बोल नहीं सकते आप वज़ाइफ के दौरान, तो मजबूरन मुझे उनको ब्लॉक पे लगाना पड़ा। और ये मैं पहले भी कई लोगों को कह चुका हूँ कि जब मैं कॉल नहीं उठा रहा तो इसका मतलब मैं कहीं बिजी हूँ, मुझे नहीं पता। अगर मैं काट दूँ फौरी तौर पे, आपकी कॉल आती है फौरी काट दूँ, दूसरी दफ़ा काट दूँ, तो आपने 2-3 से ज़्यादा नहीं करना, और समझ जाएँ वो बंदा किसी मजबूरी में है। लेकिन आप फिर करेंगे तो फिर मैं मजबूरन करता हूँ। अब जो मेरे तरफ से भी रिस्पॉन्स ना मिला शहजादी बहन को, तो उन्होंने भाई को कॉल किया और कहा जैसे मैं समझाती हूँ वैसे करते जाइए। अब वो घर में भाई डरे हुए हैं, बच्चे इधर उधर हो गए हैं, शदीद परेशान हैं, दबके हुए हैं, लेकिन देख रहे हैं, बाप के इंतज़ार में हैं, मुंतज़िर हैं। बाप इशारा करे तो हम जो कर सकते हैं हम करें, लेकिन इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं कि माँ को पकड़ के रखें। और तो कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि माँ के अंदर एक ना नज़र आने वाली औरत जो जिन्नात में से है, कही जा रही है नहीं छोड़ूंगी इसको, नहीं छोड़ूंगी, हाय मेरा गोलू, हाय मेरा गोलू, हाय मेरा गोलू, मेरा गोलू बच जाए, मेरा गोलू बच जाए। अगर मेरे गोलू को कुछ हो गया, यानी कि सिचुएशन ऐसे थी कि उसके गोलू को शायद ज़िंदगी और मौत का ख़तरा पड़ गया था, तभी वो दुख में भी थी, वो जो अंदर थी हाय हाय भी किए जा रही थी और शदीद गुस्से में भी कि इसको तो नहीं छोड़ूंगी। वो कहती है मैंने उनको कहा भाई आप एक काम करें, इसके सीधे हाथ की बड़ी वाली उंगली पकड़ें और सबसे छोटी वाली उंगली, सीधे हाथ का अंगूठा पकड़ें और सबसे छोटी उंगली भी पकड़ें, और पकड़ने के बाद आप इसको मुखातिब करें और इसे कहें कि देखो मेरी बीवी को ये नहीं मालूम था कि उस दरख्त के नीचे तुम या तुम्हारे बच्चे मौजूद हैं। अगर मेरी बीवी तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को देख लेती तो कभी भी ये गलती ना करती, क्योंकि तुम इंसानों की नज़रों से ओझल होते हो। इसलिए वो एक बीमार औरत है, रास्ते में उसने बाइक को रुकवाया इसलिए कि उसको मदद की ज़रूरत थी, उसको वॉशरूम जाना था और बीमारी की वजह से मैंने भी उसको मना किया था, लेकिन वो भागती हुई बेचारी गई। अगर वो देख लेती, ऐसी हरकत ना करती, तुम नज़र जो नहीं आ रही थी, तुम्हारे बच्चे भी नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन तुम्हारी बातों से लग रहा है कि तुम्हारे किसी बच्चे पे सवार हो गई है और उसकी टांग टूट गई है या उसको नुकसान पहुंचा है या वो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है, तो मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूं। ये तो खुद बेचारी बीमार है, दिल की बहुत अच्छी है, इसे माफ़ कर दो। और उसके बाद आयतुल कुर्सी और चारों कुल पढ़ के उस पर दम करो, और उसके बाद जैसे ही आयतुल कुर्सी चारों कुल पढ़ लो तो उसके बाद सलामुन अला नूहन फिल आलमीन की तस्बीह करना शुरू कर देना। भाई ने कहा ठीक है मैं अभी करके बताता हूँ। अब क्योंकि मदद उस वक्त मिल नहीं रही थी, सुबह देखेंगे क्या करना है, और वैसे भी हस्पताल का तो केस नहीं था, भाई जान चुके थे कि इसके अंदर जिन्नात की हाजिरी है, तो उस वक्त रात को मिलता भी तो कौन मिलता, कोई आमिल या कोई पीर फकीर कहाँ से मिलता। भाई ने उसी तरह उसका हाथ पकड़ा, उससे वही सारी बातें की, गिड़गिड़ा के उससे माफ़ी मांगी, और उसके बाद आयतुल कुर्सी और चारों कुल पढ़ने के बाद सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन की गर्दान करता रहा, यहाँ तक कि वो जो मुसलसल दुखी हालत में भाभी के अंदर बोल रही थी हाय मेरा गोलू, हाय मेरा गोलू बच जाए, मैं नहीं छोड़ूंगी अगर मेरे गोलू को कुछ हुआ, तो वहीं पे भाभी के अंदर से वो बोलती बोलती चुप होती गई, यहाँ तक कि वो भाई सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन पढ़ते रहे, यहाँ तक कि वो कहते भाभी खामोश हो गई और लेट सी गई। भाई ने मुझे फ़ोन किया और कहा अब वो लेट गई है, बेहोश हो गई है, अभी तक तो मामला बेहतर हो गया है, नहीं तो हम सारे डरे हुए थे, सुबह देखते हैं क्या करना है। फ़ोन बंद हुआ, सुबह हो गई, भाई उठे और भागे हुए गए एक ऐसे आमिल को लेके आए जो बहुत एक्सपर्ट समझा जाता था जिन्नात को निकालने के लिए। भाई उसको घर लेके आए
वो घर में दाखिल हुआ, आके उसने रिहाना भाभी को देखा। कुछ देर खड़ा होकर वो पढ़ता रहा और उसको देखता रहा, और उसके बाद पढ़ते 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 उसने रिहाना भाभी पे फूंक मारी, और जैसे ही फूंक मारी, वो जो बेहोशी की सी कैफियत में थी, उनकी फूंकें मारते ही उस आमिल की वो आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलने लगी, और ना सिर्फ आंखें उनकी खुल गईं बल्कि उनकी आंखें फिर से उसी तरह उलट गईं जैसे वो रात हाजिरी के वक्त उल्टी हुई थीं। उनकी यानी कि वो जो काले से होते हैं आँख के, वो ऊपर की तरफ चले गए थे, सिर्फ सफ़ेद हिस्सा नज़र आ रहा था, और उनके हाथ पांव मुड़ना शुरू हो गए, और भाभी के अंदर फिर से हाज़िरी होना शुरू हो गई। और वो फिर से हाज़िर होते ही दुखी आवाज़ में बोली, हाय मेरा गोलू बच तो गया, लेकिन उसकी टांग टूट गई। हाय मेरा गोलू, उसने खाना पीना छोड़ दिया है। हाय क्या बनेगा मेरा गोलू का, मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। वो गोलू उस जिन्नात के बच्चे का नाम था, दूध पीता जिन्नात का बच्चा। वो बोले जा रही थी। वो आमिल कुछ देर पढ़ता रहा, उसके बाद उसके मन में क्या आई कि उसके दुख को, उसके बात को ना समझ सका, ना उससे कोई हम कलाम हुआ, कोई भी उससे बात नहीं की, क्योंकि वजूद तो रिहाना भाभी का था लेकिन अंदर तो वही मुखातिब थी। उसका नाम जोरा था। वो जोरा जो मुसलसल बोली जा रही थी, दुखी रोए जा रही थी, हाय मेरा गोलू, हाय मेरा गोलू। उस आमिल बेवकूफ़ ने क्या किया, कहा मुझे एक डंडा ला के दो। क्या नाम है तेरा? उसने कहा मेरा नाम जोरा है। इसने मेरे गोलों को मार दिया, बच तो गया है लेकिन अभी तक होश में नहीं है, बेहोश सा है, मैं नहीं छोड़ूंगी इसको। उस आमिल ने डंडा मंगवाया। घर वाले परेशान होकर, जैसे वो कहे जा रहा था वैसे उसकी बात माने जा रहे थे। उसने फौरी तौर पे डंडा हाथ में पकड़ा, और वो आगे से अभी तक रोए जा रही, यही कही जा रही थी, हाय मेरे गोलू की टांग तोड़ दी। उसके बचने के चांस बहुत कम हैं। अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। अभी तक उसके वही अल्फाज थे जो वो रात को बोल रही थी, जिससे समझ आया घर वालों के कि उसके बच्चे के साथ कुछ ऐसा हादसा हो चुका है, इसके बेइंतहा वज़न उस पर सवार होने की वजह से कि बच्चा ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है। उसी वक्त उसने डंडा हाथ में पकड़ा और उसको पीटना शुरू कर दिया, जो रिहाना भाभी के अंदर रोए जा रही थी, जिसने अपना नाम जोरा बताया था। वो मारता रहा। एक वो दुखी थी, एक वो रोए जा रही थी, अपना गोलू गोलू कहिए जा रही थी, हाय मेरा गोलू ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है, हाय मेरे गोलू को अगर कुछ हो गया। तो बाबे ने उल्टा उसको मारना पीटना शुरू कर दिया, उसको मारता रहा। वो अपने दुख को रोते हुए बर्दाश्त कर रही थी, ऊपर से उसके ऊपर डंडों की बरसात होगी। कुछ देर तो वो सहती रही, उसके बाद वो एकदम से रुक गई, और भाभी जो मारे खाई जा रही थी। भाभी का तो होश था ही नहीं, भाभी का तो दिमाग उस औरत के कंट्रोल में था, उस जिन्नी के कंट्रोल में था जिसका नाम जोरा था। भाभी तो थी ही नहीं। उसको ऐसा दुख था अपने बच्चे का कि उसको मार पड़ रही थी, फिर भी वो अपने बच्चे को याद करती करती एकदम से उसको एहसास हुआ कि उसको कोई मार रहा है। तो एकदम से वो रुक सी गई और भाभी की तरफ देख के बोली, तेरी खैर नहीं है। उस वक्त एहसास हुआ भाई को जैसे अभी तक वो होश में नहीं थी, अभी तक मार खाते वो अपने दुख को ही ऐसा याद किए हुए थी, अपने दुख में ऐसी गुमसुम थी, उसको मार तक का एहसास नहीं था। और जैसे ही उसको एहसास हुआ रुक गई, बाबे को कहती है, तेरी खैर नहीं। उसी लम्हे क्या हुआ जो भाई की और बाकी घर वालों की नजर नहीं पड़ सकी, कि भाई ने जब उसको डंडा मारा तो उसने डंडा आगे से पकड़ लिया। डंडा तो उसने पकड़ लिया, लेकिन कोई नहीं समझ सका कि उसने डंडा क्यों पकड़ा है और पकड़ने की वजह क्या है। और उसने जैसे ही डंडा पकड़ा तो इधर से वो आमिल डंडा छुड़वाने की कोशिश कर रहा था, उधर से वो उसको डंडा पकड़ के ऐसे मार रही थी जैसे डंडा ऐसे उसको मार रही हो। अब डंडे का एक सिरा आमिल के हाथ में है, एक सिरा रिहाना के जिस्म में मौजूद जोरा के हाथ में है, उस जिन्नी के हाथ में है। जिन्नी अब इस अंदाज में डंडे को मार रही है कि भाई छोड़ नहीं रहा, लेकिन उसका हाथ भी झटके ले रहा है। यहां तक भाई ने आमिल, यहां तक कि आमिल के एक हाथ में डंडा था, जब उसने आगे से डंडा पकड़ लिया तो आमिल ने डंडा दोनों हाथ से पकड़ लिया कि उससे छुड़वा सके। अब
रिहाना भाभी का एक हाथ डंडे को पकड़े हुए था, लेकिन असल में उस जिन्नी ने उस डंडे को पकड़ा हुआ था। और इधर से वो आमिल जोर लगा रहा था दोनों हाथों से डंडा छुड़वा ले, लेकिन वहीं पे उस जिन्नी ने पकड़े हुए 4-5 दफ़ा ऐसे झटके दिए हैं, सिर्फ ज़ोर ज़ोर से। और आमिल के दोनों हाथ जो डंडे को पकड़े हुए थे उसको झटके लगे हैं। आमिल ने डंडा छोड़ दिया है और उसके बाद कहता है, मेरा अमल अभी यहीं पे मैं रोकता हूँ, लेकिन परेशान नहीं होना, मैं इसको निकाल दूंगा, मैं इसको ऐसा मार मार के निकालूंगा, तुम लोग देखना ये जाती कैसे नहीं है, मैं इसको देख लूंगा, अभी आज के लिए इतना काफ़ी है, मैं फिर वापस आऊंगा। आमिल वहां से चला गया और इनको लगा कि शायद आमिल ने ठीक कर दिया है, क्योंकि उसने भी डंडा जो हाथ में फेंक दिया रिहाना भाभी ने, और गिर सी गई, इस अंदाज में गिर सी गई कि आंखें खुली हुई थीं और आसमान को तकती जा रही थी, कोई होश व हवास में नहीं, वहीं गुमसुम पड़ी रही है। और भाभी की ये हालत कोई 2 महीने रही है। घर वाले 2 महीने यही समझते रहे हैं कि भाभी ठीक हो गई है। शौहर समझता रहा है मेरी बीवी ठीक हो गई है, बच्चे समझते रहे हमारी माँ ठीक हो गई है, लेकिन भाभी का वजूद वहीं पे था। वो तो भाभी को अपने साथ ले गई थी, जिंदा हालत में ले गई थी, मार के नहीं ले गई थी। बहुत दफ़ा वाक़यात जो मैंने आपको स्टोरीज में सुनाए हैं, मार के ले जाते हैं। वो उसके दिमाग को बांध गई थी और उसको अपने वजूद यहीं छोड़ के उसको अंदर से निकाल के ले गई थी। और 2 महीने भाभी की हालत ऐसे ही रही, गुमसुम सी, बेहोश सी पड़ी रहती, और वो लोग यही समझते शायद भाभी ठीक हो गई है, अब गुमसुम सी है। आमिल ने शायद पूरा काम कर दिया था, उस जिन्नी को निकाल दिया था, लेकिन 15 दिन के बाद भाई जब आमिल को लेने के लिए गए तो पता लगा 20 दिन बाद भाई उनको लेने के लिए गए कि आमिल ने कहा था मैं खुद ही आ जाऊंगा, मुझे बुलाने ना आना, मैं आ जाऊंगा, लेकिन आमिल आया नहीं। 20 दिन बाद उसको लेने के लिए गए, क्योंकि बज़ाहिर भाई को भी लगा था कि उनकी बीवी रिहाना अब ठीक हो गई है, गुमसुम सी है, बात भी कर लेती थी, कभी कभी होश में भी हो जाती थी, लेकिन गुस्सा करती थी, बच्चों को देख के आंखें निकाल देती थी, अजीब सा रवैया हो जाता था, लेकिन हमला नहीं करती थी, गुमसुम सी थी। तो भाई ने कहा बेहतर तो हो गई है, चलें मज़ीद जो दूसरी दफ़ा आमिल को बुलाते हैं, काफ़ी दिन हो गए हैं वो आए नहीं, 20वां दिन है, मैं उनको बुला के लाता हूँ। बुलाने के लिए गए तो उनको बताया गया कि एक फ़लाँ रात किसी के पास ये गए थे, किसी औरत के अंदर जिन आया था, उसका जिन्नी आई थी, उसका गोलों कोई बेटा था, उसके साथ हादसा हुआ। तो भाई चौंक के कहते हाँ फिर क्या हुआ? कहते हैं उस जोरा ने इनके हाथ तोड़ दिए थे, जब ये घर वापस आए थे इनके दोनों हाथ टूटे हुए थे, हथेली से जो जोड़ थे दोनों हाथों का टूट गया था। उसके बाद ये बहुत बीमार हो गए थे और 15 दिन के बाद उनका इंतकाल हो गया है। अल्लाह को वो प्यारे हो चुके हैं। भाई परेशान से हो गए कि हम तो खुश थे कि कारी साहब और आलिम साहब आएंगे और फिर पढ़ाई करेंगे, वो अल्लाह को ही प्यारे हो चुके थे और जोरों ने उनके हाथ तोड़ दिए थे। भाई वहाँ पे चुप रहे, लेकिन समझ गए कि जिस गोलों की वो बात करें वो गोलों तो मेरी बीवी के वाले घर में वाक़या है, मेरी बीवी गोलों के ऊपर बैठी थी और मेरे घर में ये वाक़या हुआ, लेकिन वो चुप रहे। आके शहजादी को बताया कि ये वाक़या हो चुका है। अब घर में गोश्त नहीं लाया जाता था, क्योंकि अगर घर में गोश्त लाया जाता तो भाभी की तबीयत एकदम से बहुत ख़राब हो जाती थी, उसकी आंखें बाहर निकल आती थीं, हाथ पांव उसके मुड़ जाते थे और उसी लम्हे उसके अंदर हाजिरी हो जाती थी। तो भाई समझ गए थे नहीं, घर में गोश्त नहीं लाना, गोश्त लाने से उनकी हालत ख़राब हो रही है। जहाँ पे घर वाले ये समझते रहे कि वो घर में ठीक है, बेहतर हो गई, आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगी, लेकिन असल में उसका दिमाग बंधा हुआ था, उसका वजूद वहीं पे था, उसको अपने साथ ले गई थी। क्योंकि बहुत अरसे बाद भाभी ने इनको क्या बताया था कि जब जोरों ने उस आलिम के हाथ तोड़े थे तो उसने वो सिर्फ सोटी को 2-3 दफ़ा जो झटके मारे थे उसके हाथ टूट गए थे, और वो जोरा उसी रात ही भाभी को अपने साथ ले गई थी। आलिम जैसे ही घर से निकला तो भाभी ढह सी गई थी नीचे, उसने सोटी फेंकी थी, डंडा फेंका था और ढह सी गई थी बिस्तर पे, गिर सी गई थी। उसी वक्त ही वो जोरा रिहाना के वजूद को साथ ले गई थी। रिहाना कहती है कि मैं
कैसे उसके साथ गई मुझे नहीं पता, बस मुझे इतना याद है कि मैं उसके साथ गई हूँ। और ये जो फासला तय हुआ है बहुत तेज़ी के साथ तय हुआ है, उसमें कोई घंटे या मिनट नहीं लगे, बस ऐसे आँच झपके तो हम पहुँच गए हैं। लेकिन जिस जगह पे हम पहुँचे हैं उसका बहुत ही खूबसूरत महल था। वो जोरा एक बहुत बड़े महल में रहती थी, इंतहाई खूबसूरत महल। ऐसा खूबसूरत महल मैंने दुनिया में नहीं देखा। बहुत बड़ा था, जहां तक निगाह जाती थी ऊंचा था। बड़े बड़े उसके आगे स्टोन लगे हुए थे, जो बड़ी बड़ी कोठियों के आगे गोल गोल से स्टोन होते हैं, बड़े बड़े से ऐसे स्टोन से थे, महंगे महंगे जैसे फानूस होते हैं, ऐसे फानूस लटके हुए थे। लेकिन हमारी दुनिया के जो फानूस शीशे के बने होते हैं, वो शीशे के नहीं किसी और चीज़ के बने हुए थे, लेकिन इंतहाई खूबसूरत थे वो। ऐसे फानूस मैंने कहीं नहीं देखे। इतना बड़ा घर, इतने बड़े बड़े फानूस, और ये बड़ा सा घर का दरवाज़ा था। मुझे जब वो अपने वजूद से निकाल के उस दरवाजे के बाहर लेके गई तो वो एक बड़ा सा दरवाज़ा, जिस तरह बादशाह बड़े से गेट को खोलते थे, बादशाह हाथी पे सवार उस गेट के अंदर दाखिल होता था, ऐसे ही एक बड़ा सा गेट खोला गया और हम दोनों अंदर दाखिल हुए। हम चलते हुए आगे गए तो एक खूबसूरत मंजर था, फूल खिले हुए थे, हर तरफ सब्जा ही सब्जा था, और लाइन से कतार से कमरे ही कमरे बने हुए थे। हम चलते हुए एक कमरे में दाखिल हो गए, वो भी एक शानदार किस्म का कमरा था। उसके पर्दे इंतहाई शानदार किस्म के थे, दरो दीवार शानदार किस्म के थे, जैसे कोई शाही महल हो, किसी बादशाह का महल हो। वहीं पे मैंने गोलों को पहली दफा देखा। वो दूध पीता उसका छोटा सा बच्चा था, जो इस अंदाज में पड़ा हुआ था जैसे वो बेहोश हो। और जोरू मुझे उसके पास लेके गई और बोली कि देखो, तुमने मार डाला है इसे, बस सांस चल रही है इसकी और ये बेहोश है। तुम्हारी सज़ा यही है कि तुम्हें इसकी देखभाल करनी है। मेरे गोलू की अब तुम नौकरानी हो, तुम इसकी देखभाल करोगी, तुम्हारी सज़ा है, तुम्हें इसको देखभाल करनी होगी, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। तुमने मेरे गोलू की टांग तोड़ी है, वो दूध पीना छोड़ चुका है, देखो दूध नहीं पी रहा। और हाँ, वो दूध नहीं पीता था। भाभी कहती हैं इंसानी दुनिया में तो ये 2 महीने का एक सफ़र था। ये जो कुछ मेरे साथ हुआ था 2 महीने में हुआ था। मैं इतना टाइम 2 महीने उनके पास लगी थी, लेकिन वहाँ पे वक्त ऐसे था जैसे कुछ घंटों की ही बात हो। ये बड़ी अजीब सी बात थी। मेरा वजूद इस हालत में पीछे जो रहा था, मेरे घर में 2 महीने रहा था, वहाँ पहुँच के मुझे लगा मेरा वजूद कुछ घंटों में ही वहाँ पहुँच गया, और कुछ घंटों में ये सारा मंजर हो गया, क्योंकि वो बच्चा जो दूध नहीं पीता था, वहीं पर एक मैंने देखा सेब पड़ा हुआ है। अभी बहुत सारी चीज़ें जो आगे एक्सप्लेन करूँगा, मज़ा आएगा आपको, बहुत ज़बरदस्त कहानी है, आगे सुनते जाइए। एक सेब पड़ा हुआ है। जैसे ही मेरी सेब पे निगाह पड़ी तो मेरा हाथ सेब की तरफ चला गया। उस वक्त उस कमरे में मैं थी, रिहाना, और साथ में गोलू लेटा हुआ था बेहोश सा। कहती मैंने जैसे ही उस सेब को उठाया तो मेरा दिल ललचाया कि मैं सेब को खाऊं, और मैंने उस सेब को पकड़ा और सेब को एक चक्की सी मारी, एक बड़ी सी चक्की सी मारी, और मैंने कड़क 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 खाना शुरू कर दिया। वो दुनियावी सेब से 1000 गुना ज़्यादा मीठा था, बहुत ही ज़्यादा मीठा सेब। मैंने ऐसा लजीज और ऐसा मीठा सेब और ऐसा लाल सुर्ख सेब देखा ना था, ना कभी ऐसा जायका खाया था कि मैं जब उस सेब को खाती गई तो मैं अश्क कर उठी कि कैसा ज़बरदस्त सेब है। मैं जब सेब खा रही थी तो मेरी निगाह गोलू पे पड़ी कि मेरे सेब खाने की आवाज़ से मैंने देखा कि गोलू ने आंखें खोलनी शुरू कर दी है, और उसने जैसे ही आंखें खोली तो मैंने वो सेब जो उसके करीब रखा हुआ था, शायद उसका सेब था, जल्दी से डरते हुए सेब वापस वहीं पे रख दिया। और जैसे ही मैंने सेब वहीं पे रखा तो उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, छोटा सा हाथ, और हाथ बढ़ा के उसने उस सेब को मुंह से लगा लिया, इस अंदाज में जैसे वो सेब खाना चाहता हो। और उसने वो सेब उस छोटे से बच्चे ने थोड़ा थोड़ा जैसे मुंह से चूसते हैं, ऐसे चूसने वाले अंदाज में चूसना शुरू कर दिया।
और उसके बाद जोरों कमरे में दाखिल हुई तो उसने देखा कि उसके बच्चे को होश आ चुका है और वो सेब को चूस रहा है। वो मुझसे मुखातिब हुई, तुमने खाया है इस सेब को? मैंने डरते हुए कहा, हाँ मैंने खाया था, लेकिन इसको देखा कि ये जाग गया है तो मैंने जल्दी से वापस रख दिया, तो इसने उठा के चूसना शुरू कर दिया। उसी वक्त वो बच्चे के होश में आने से जोरा इस तरह खुश हुई कि कहती है, जाओ फिलहाल तुम्हें आज़ाद किया। इस खुशी में आज़ाद किया कि मेरा बच्चा होश में आ गया है, क्योंकि अब वो दूध पीना शुरू हो गया था। और उसने कहा, मैं तुम्हें वापस छोड़ देती हूं, लेकिन ये नहीं पता था कि ये मुस्तकिल छोड़ रही है या आर्जी छोड़ रही है। अब पीछे जो मंजर था, भाभी का वजूद जो घर के अंदर था, वो एक अजीबो गरीब ऐसा मंजर हो चुका था जहां बच्चे हर वक्त उससे प्यार करते थे, जुड़े रहते थे, उससे खौफजदा रहने लगे थे, उससे दूर दूर रहने लगे थे, हर वक्त वो लड़ना शुरू हो गई थी, गुस्से वाली हालत में रहती, उसका वजूद लेटा रहता, ना खाने का होश था ना पीने का होश था, घर वाले ज़बरदस्ती उसको चला रहे थे, कुछ उसका अता पता नहीं था। असल में इसका वजूद यहाँ पे था, अंदर से उसके दिमाग को बांध के वो तो अपने साथ लेके गई थी। इधर ये फासला महीने का फासला था, तकरीबन एक महीना इस तरह गुजरा, सॉरी महीना क्या गया, 2 महीने इस तरह गुजरे। उधर वो जो मंजर देख के आई और जो मंजर उसके सामने था, वो ऐसे लगा कि शायद घंटों का या 1 दिन का मंजर था। ये क्या है, ये आगे अभी बताऊंगा, जिनका बच्चे की शक्ल ये वो आगे सारा होगा। अब इधर वक्त गुजरता रहा, गोश्त घर में आता नहीं था कि एक ईद के बाद दूसरी ईद आ चुकी थी। गोश्त पकना था, भाभी की हालत ख़राब थी। भाभी ने ये एक जो वाकया सुनाया था, कब सुनाया ये भी सारे आगे, क्योंकि एक कंटिन्यूटी है कहानी की, मज़ा आएगा, सस्पेंस है, आगे ये बहुत सारी बातें आपको सुनाऊंगा। तो माजिद ने कहा कि घर में गोश्त नहीं आ रहा, ईद आने वाली है। जो उसके बेटे माजिद के थे और उनकी बहुएं थीं, वो उन सबको कहा कि तुम लोग सारे अपने अपने मेके चले जाओ। उनके बेटों को कहा कि तुम भी अपनी बीवियों के साथ मेके चले जाओ, गोश्त खा लोगे, ज़रा वक्त गुजार लोगे। यहाँ पे तुम लोगों को पता तो है हालात किस तरह के हैं, गोश्त खाया नहीं जा सकता और आगे ईद भी आ रही है, तो बेहतर है कि तुम लोग अभी वहाँ चले जाओ। उन्होंने कहा ठीक है। वो सब के सब ईद मनाने के लिए चले गए ताकि वो अगर गोश्त वगैरह भी खा सकेंगे और अपना वक्त वहीं पे गुजार लेंगे। अब घर में 2 ही लोग थे, माजिद भाई और उनकी बीवी रिहाना। वो दोनों इकट्ठे वक्त गुजार रहे थे। माजिद भाई यकीनन बीवी की वजह से शदीद परेशान थे, काम काज सब कुछ छूट गया था, हर वक्त बीवी के पास रहते थे। शाम का टाइम था कि रिहाना ऊपर सीढ़ियों की तरफ जाने लगी। अब वो बेहतर हो गई थी, इतना टाइम पीरियड हो गया था कि रिहाना बात करती थी, गपशप करती थी, क्योंकि वहां से उसने उसको आज़ाद कर दिया था। अभी तक रिहाना को खुद नहीं पता था कि वो कितना टाइम वहां पे गुजार के आई है, लेकिन उसका वजूद इधर घर वापस आ गया था। उसका जकड़ा हुआ दिमाग भी खुल गया था, लेकिन वो अभी भी ऐसे गुमसिम सी होती, कम बोलती, कम बात करती, लेकिन अब बात करती थी, खुद से खाती पीती भी थी, खुद से चीज़ें करना शुरू हो गई थी, लेकिन पहले की तरह एक्टिव नहीं थी, गुमसुम ज़रूर थी, लेकिन काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी थी। तो इस वजह से अब वो ठीक थी, लेकिन गोश्त के नाम से फिर उसकी तबीयत ख़राब होती थी। तो वो सीढ़ियाँ चढ़ने लगी, तो एक तीसरी सीढ़ी या चौथी सीढ़ी पे उसने कदम ही रखा था कि एकदम से एक तेज़ हवा का झोंका सा आया, शां करके एक झोंका सा था, जैसे तेज हवा का झोंका हो, ऐसे जैसे आग बगोला होता है, जैसे वो गोल गोल हवा घूम रही होती है, ट्विस्टर जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। और वो देखा होगा गाँव में, शहरों में ऐसे गोल गोल घूम रहा होती है, हवा गोल गोल घूम रही होती है। ऐसा ही एक गोल सा घूमता हुआ ह्योला आया, तेजी से रिहाना के वजूद को टच हुआ, जैसे किसी ने उसको धक्का दिया हो, और वो उसी सीढ़ी से ऐसी गिरी के लुढ़कती हुई नीचे आके गिर गई। जब नीचे गिर गई तो उसको एहसास हुआ कि वो किसी ने उसको कलेयर धक्का दिया है। वो चीखना शुरू हो गई। माजिद भागता हुआ गया और देखा बीवी नीचे पड़ी, उसको उठाया, क्या हुआ, और उसने मुझे बताया कि किस तरह का एक ह्योला सा आया था, उसने मुझे बाकायदा धक्का दिया है और मैं उड़ती हुई नीचे आ गिरी हूं। माजिद ने फैसला किया कि मुझे
सुबह होते ही किसी आमिल से मिलना चाहिए और हल की तरफ जाना चाहिए। इसका मतलब है अगर मेरी बीवी को किसने धक्का दिया है और वो लुढ़कती हुई नीचे आके गिरी है, शुक्र है उसका सर नहीं फटा, वजन उसका ज़्यादा है, उसको चोट लग सकती थी, उसको नुकसान हो सकता था, इसका मतलब है मामला तो अभी तक वहीं का वहीं है। हम तो समझे थे वो आमिल बाबा खुद तो मर गया लेकिन हमारे घर को क्लियर कर गया, इसका मतलब है मामला अभी तक क्लियर नहीं हुआ। रिहाना ने जो आके कहा था कि उसने बच्चे ने जब सेब खा लिया था, दूध पीना शुरू हो गया था, तो उसने मुझे आज़ाद कर दिया, लेकिन अब भी धक्का तो पड़ गया था। भाई परेशान हुआ और अगले दिन उठते ही वो एक कारी साहब थे, कारी साहब के पास चला गया। उसने कारी साहब को सारी सूरत हाल बताई कि कारी साहब इस तरह मामला है, ये सारा कुछ है, सारा कुछ बता के कहा आप इसको हल करें। भाई के साथ कारी साहब घर आ गए। घर दाखिल होते ही उन्होंने घर को देखा और उसके बाद रिहाना को देखा, तो वो कुछ देर पढ़ते रहे और उसके बाद कहा ये तो बहुत ही ताकतवर है, ये इतनी आसान नहीं है, जिसका तुमने मुझे बताया है, जिसका मैंने पढ़ाई करके चेक कर लिया है, बहुत ज़्यादा वो ताकतवर है, लेकिन तुम परेशान ना हो, मैं इसका हल निकाल दूंगा। और जिसने धक्का दिया है वो अभी भी इस घर में मौजूद हैं और वो मज़ीद नुकसान पहुंचा सकते हैं। मैं ऐसा अमल कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा कि वो दोबारा इस घर में दाखिल नहीं हो सकेंगे। उसने वहीं पे पानी पे दम किया, पढ़ता रहा। उसने पानी पे दम करके दिया, भाई को कहा मेरे सामने इस घर के अंदर छिड़काव करो। भाई ने पूरे घर के अंदर छिड़काव कर दिया। उसने तावीज़ लिखे, तावीज़ बना के भाभी को बांधने के लिए दे दिया और उसके बाद उसने कहा 4 कील मुझे बड़े से चाहिए। भाई ने 4 बड़े से कील ला के दिए। उसने कीलों के ऊपर पढ़ता रहा और कीलों के ऊपर पढ़ के उसने कहा ये लो मैंने 4 कील दम कर दिए हैं। जिस चारपाई पे तुम्हारी बीवी सोती है उसी चारपाई के जो 4 पाए हैं उनकी नीचे वाली साइड पे ये चारों कील गाड़ दो। ये जब चारों कील तुम गाड़ दोगे तो उस घर में अब दोबारा वो कोई मखलूक दाखिल नहीं हो सकती। भाई ने ऐसा ही किया। वही चारपाई जिस पे भाभी सोती थी उसको उल्टा किया, जो नीचे उसकी 4 टांगे थी उनका मुंह ऊपर की तरफ था। हर टांग के अंदर उन्होंने एक कील को गाड़ दिया। चारों कील चारपाई में गाड़ दिए और फिर से उस चारपाई को सीधा कर दिया कि ये लो अब इस पे लेटो। अब जो चीज़ भी है तुम्हारे करीब नहीं आ सकेगी, तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। लेकिन भाई ने फिर भी भाभी का ख्याल रखना शुरू कर दिया। उसको अकेला नहीं छोड़ते थे क्योंकि उस मौलवी ने कहा था कुछ दिनों तक इनको अकेला नहीं छोड़ना, इनके करीब ही रहना है। बाकी ये मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ जो भी मखलूक है अब तुम्हारे घर में कम अज़ कम दाखिल नहीं हो सकती। भाई भी मुतमईन हो गए कि कम अज़ कम पानी छिड़काव कर दिया है, पानी पिला दिया है, तावीज़ इसके गले में हाथों में बांध दिए हैं और कील गाड़ दिए हैं। अब परेशानी की कोई बात नहीं। इस घर के अंदर मोबाइल के सिग्नल का अक्सर प्रॉब्लम रहता था। ये रात का टाइम था, 7:30-8 बजे का टाइम होगा कि भाई को एक कॉल आ गई, बहुत ज़रूरी। भाई ने कॉल सुनी और बात करना शुरू कर दी, लेकिन घर में लोकेशन मुसलसल वो चेंज कर रहे थे। वो कह रहे थे यार तुम्हारी आवाज़ कट रही है, अपनी जगह चेंज करो। कभी वो इधर जगह चेंज करते, कभी इधर जगह चेंज करते, आवाज़ मुसलसल कट रही थी। भाई ने कहा यार मैं बाहर आता हूं 1 मिनट। भाई चलते हुए बाहर चले गए। थोड़ी देर के बाद माजिद भाई दोबारा घर में दाखिल हुए। फ़ोन उनके हाथ में था, उन्होंने फ़ोन बंद किया, उसको अपनी जेब में डाला और आते ही साइड पे एक रखा हुआ डंडा था, उन्होंने डंडा उठाया और उठाते ही रिहाना की तरफ लपके। रिहाना एकदम परेशान होगी कि मेरा शौहर डंडा लेके मेरी तरफ आ रहा है, क्या हुआ इसको? वो बोली क्या हुआ है माजिद माजिद, लेकिन उसने एक भी नहीं सुनी और उसने आके डंडे से मारना शुरू कर दिया। वो अपनी बीवी को डंडे से मारता गया यहां तक कि वो डंडा उतनी जोर जोर से रिहाना को मार रहा था कि वो डंडा टूट गया। उसके बाद
एक कमज़ोर सा माजिद जिसके अंदर इतनी ताकत नहीं थी, रिहाना उसके मुकाबले में डबल ट्रिपल थी, इतना ज़्यादा उसका वज़न था। उसी कमज़ोर से माजिद ने धक्का दिया, उसको ज़मीन पे गिरा दिया और उसके मुंह पे थप्पड़ों की बारिश कर दी। और उसके बाद माजिद ने उसकी टांग पकड़ ली। वो चीखे जा रही थी, मदद के लिए पुकारने के लिए ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी, बचाओ बचाओ। और हैरान थी शौहर को, हुआ क्या है कि पागलों की तरह उस पर हमला कर रहा है और उसको तकलीफ दे रहा है। पहले डंडे से मारा, फिर थप्पड़ों से मारा, अब उसकी टांग पकड़ के इस अंदाज में मरोड़ दी थी कि वो उसकी टांग तोड़ना चाहता था। एक होता है टांग को मरोड़ के तकलीफ देना, वो इस अंदाज में टांग पे जोर लगा रहा था कि वो टांग टूट जाए। और इतनी देर से चीखो पुकार करती रिहाना, जिसको डंडे लग रहे थे, वो मदद के लिए पुकार रही थी, चीख रही थी। और जब वो थप्पड़ मार रहा था, चीख रही थी। और जब उसकी टांग तोड़ने के लिए ऊपर आया और उसकी टांग को उसने जोर से घुमा के तोड़ने लगा था, तब तो उसकी चीखें आसमान तक पहुंच गई थी। दर्द की शिद्दत से उसका बुरा हाल हो गया था, क्योंकि शौहर बाकायदा टांग तोड़ने लगा था कि इतनी शिद्दत से उसने उसकी टांग पकड़ी हुई थी कि वो तकरीबन बेहोशी के करीब हो गई। उसकी आंखें बंद होने लगीं और वो एकदम से बेहोश होने लगीं। और बाहर फ़ोन सुनते शौहर को, जो एकदम से ऐसे लगा कि घर में कुछ हो रहा है, वो एकदम से भागा। और जैसे ही अंदर आया तो देखा बीवी आधी बेहोश हो चुकी है। वो भागता हुआ बीवी के पास पहुंचा और उसको जगाना शुरू कर दिया, रिहाना रिहाना। रिहाना होश में आ गई और जैसे उसने शौहर को देखा, वो एकदम से फिर चीखें मारना शुरू हो गई, बचाओ बचाओ बचाओ। वो उसको होश में लाने की कोशिश कर रहा है, रिहाना क्या हो गया है, मैं हूं माजिद, कह रही है हटो हटो हटो। वो जनूनी हुई है और वो परेशान हुआ है कि इसको मुझसे क्या हो गया, मुझसे क्यों डर रही है। और वो माजिद से खौफजदा हो रही है। वो उसको जूं जूं आगे हो रहा है, वो खिसकती हुई, उसकी टांग टूटी नहीं है लेकिन इतना उसको दर्द हो रहा है। वो चीखें भी मारी और सिरकती हुई अपने वजूद को, सिरकाती हुई अपने वजूद को घसीटती हुई पीछे हट रही है कि माजिद से दूर हो जाए, मुझे नुकसान पहुंचा देगा। और वो घसीटती घसीटती दूर हो गई, यहां तक कि दीवार के साथ जाके लगी और वो उससे दूर खड़ा हो गया, जैसे मुझसे ही डर रही हो। उससे बोला, क्या हुआ है, मुझसे क्यों डर रही हो। तो आगे से पहले तुमसे क्यों डर रही हूं, तुमने मार मार के मेरा बुरा हाल कर दिया। ये देखो, ये डंडा तुमने मेरे वजूद पे तोड़ दिया है, थप्पड़ों की तुमने बारिश की है और आखिर में तुमने मेरी टांग को मरोड़ के मेरी टांग तोड़ने लगे थे और आके मुझसे पूछ रहे हो कि मैंने क्या किया है, तुम मुझे मारना चाहते हो। वो बोला, रिहाना ये क्या कह रही हो, मैं तो फोन सुनने के लिए बाहर गया था, मैं तुम्हें क्यों मारूंगा, मैं तुम्हारी टांग क्यों तोड़ूंगा, तुम्हें गलत फहमी हुई है। और वो कह रही थी, नहीं माजिद, तुमने ही ये किया है। और बातों के दौरान माजिद को अंदाजा हुआ कि वो जो भी था, माजिद का रूप धार के अंदर आया था और उसने रिहाना को नुकसान पहुंचाया था। और जब रिहाना को यकीन आ गया, शौहर ने कस्में खाई और बताया कि मैं नहीं था। तो रिहाना को जब यकीन आया तो फिर उसने बताया, वो तो आप ही के कपड़े पहने हुए था, यहाँ तक कि वो जब दाखिल हुआ, जिस तरह आप फ़ोन सुनते हुए गए थे, इसी तरह कान से फ़ोन लगाए हुए अंदर आया था। और उसने कहा, खुदा हाफिज़, आवाज़ भी आपकी थी। और उसने फ़ोन जेब में डाला और आते ही डंडा उठाया और मुझे मारना शुरू कर दिया। और जो कुछ हुआ था वो सारा बताती गई। तो वो हैरान हुआ माजिद कि खुदा जानता है, मैं तो बाहर खड़ा हुआ था कि एकदम से मुझे महसूस हुआ कि अंदर कुछ हो रहा है, तो एकदम से मैं भागा हूँ। और जब मैं अंदर आया हूं तो तुम आगे बेहोश पड़ी हुई थी, मुझे नहीं पता। तो तब माजिद को लगा कि वो कारी ने जो भी पढ़ के दिए थे, कील गाड़ के दिए थे, तावीज़ दिए थे, पानी का छिड़काव किया था, दम किए हुए पानी का, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। मामला वहीं का वहीं है। अब वो परेशान हो गया कि इसका मतलब है अभी तक पहले तो सिर्फ सीढ़ी से गिराया गया था धक्का दे के, और उसके बाद मैं कारी को लेके आया और उसके बाद अब ये हो गया है, ये तो मामला बहुत ख़राब है, मुझे कुछ करना पड़ेगा। वो परेशान हो गया। उसने फ़ैसला कर लिया था कि बीवी की हालत थोड़ी सी बेहतर हो, मैं इसको लेके फैसलाबाद से हारूनाबाद चला जाऊंगा, क्योंकि इतनी उसको चोटें लग चुकी थी कि उसको 1-2 रातें ठीक होने में लग गई। और जैसे ही उसकी हालत बेहतर हुई, उसने रिहाना को साथ लिया और हारूनाबाद, जहाँ शहजादी भी रहती थी, वहीं पहुँच गया।
वहां एक बड़े मशहूर कारी साहब थे। वो उनके घर पहुंचा तो पता लगा कारी साहब मस्जिद में हैं। उसने अपनी एक बड़ी बहन को फ़ोन किया जो शहजादी से बड़ी थी। उनको कहा, तुम्हारा घर करीब पड़ता है, मैं कारी साहब से मिलने मस्जिद जा रहा हूँ, तुम्हारी भाभी को अकेला नहीं छोड़ना, रिहाना भाभी कारी साहब के घर में है, तुम इधर आ जाओ इसके पास, मैं ज़रा मौलवी साहब के पास जा रहा हूँ। बड़ी बहन आ गई, उसने आके भाभी को संभाला। भाई चलता हुआ इमाम साहब के, कारी साहब के पास गया, मौलवी साहब के पास। मौलवी साहब को सारी सूरत हाल बताई। उन्होंने कहा, मैं आपका काम कर दूंगा लेकिन मैं इतने पैसे लूंगा। भाई मजबूर थे, बीवी के वैसे बहुत ज़्यादा परेशान थे। उन्होंने कहा, मुझे मंजूर है, आप जितने पैसे कहेंगे मैं देने को तैयार हूँ, मुझे मेरी बीवी ठीक चाहिए, मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ, मेरी बीवी बहुत तकलीफ़ में है। उसने कहा, ठीक है, मैं पानी दम करता हूँ, फिर चलते हैं, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। थोड़ी देर के बाद, घंटे बाद, शहजादी को कॉल आई। उसने उठाई तो आगे से भाई बोल रहा था, शहजादी कहाँ पे हो? उसने कहा, भाई मैं घर पे हूँ। उसने कहा, मैं हारूनाबाद आया हुआ हूँ, तुम्हारी भाभी को लेके आया हूँ उनका इलाज कराने के लिए फलां कारी साहब से। मैं इस वक्त कारी साहब के पास हूँ और वो पानी दम कर रहे हैं, लेकिन मुझे अभी फ़ोन आया है उधर घर पे तुम्हारी भाभी के ऊपर हाजिरी हो गई है, जितनी जल्दी हो सकती है वहाँ पहुँचो। मैंने कहा, ठीक है भाई, मैं पहुँचती हूँ। शहजादी कहती है, मैं फ़ौरन वहाँ से भागी। 5 मिनट के अंदर, करीब ही घर था, मैं वहाँ पे पहुँच गई। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो अंदर का मंजर देख के मैं एकदम से चौंक गई। वही मेरी भाभी रिहाना, जिसका अभी तक मैं टेलीफोन पे सुनती आ रही थी, आज उसको सामने देख रही थी। वो एक सोफ़े पे बैठी हुई थी और मुसलसल ऐसे ज़ोर ज़ोर से हिली जा रही थी। उसकी आंखें लाल सुर्ख हो चुकी थी, ऐसी आंखें कि कोई भी उसकी आंखों में झोंके तो उसके वजूद को एक झुरझुरी सी आ जाए, उसका वजूद कांपने लग जाए। और मैंने अपनी बड़ी बहन को देखा, भाभी, सॉरी, बहन को नहीं, भाभी को बुलाया था मैंने, इसलिए वो देखा भी। वो कहती है, मैंने अपनी बड़ी भाभी को देखा तो मेरी भाभी सामने वाले कोने में ऐसे दबकी खड़ी थी, जैसे कोई बंदा इंतहाई खौफजदा हो के डर के कोने में दबक के खड़ा हो जाता है, ऐसे दबक के वो कोने में खड़ी हुई थी। घर के बाकी लोग भी शदीद परेशान थे। उसके हाथ में एक शीशे का गिलास था और मैं जैसे ही दाखिल हुई, उसने वो गिलास से पानी एक ही सांस में गुड़क, एक ही सांस में पानी पिया और गिलास उठा के ज़मीन पे पटक दिया। उसने मुझे देख लिया था, मुझे देखती उसने गुस्से से गिलास ज़मीन पे पटक दिया और मुझे देख के कहती है, पानी पिलाओ। जैसे ही उसने लहजे में कहा, पानी पिलाओ, मैं समझ गई ये आवाज़ तो मेरी भाभी की है ही नहीं, ये तो रिहाना भाभी की आवाज़ ही नहीं है, ये तो किसी और की क्लियर आवाज़ थी जो मैंने दूर खड़े ही सुन ली थी कि नहीं, ये कोई और है। वो जोरा थी जो उसके अंदर शायद बोल रही थी, या कौन थी मुझे नहीं पता। मैं एक अंदाज़ा ही लगा सकती थी क्योंकि अभी तक की जो कहानी मुझे पता थी, या तो वही जोरा है या कोई कौर है, लेकिन वो अंदर बोलने वाली मेरी भाभी नहीं थी। मैं चलती हुई अपनी बड़ी भाभी की तरफ गई जो डरी सहमी कोने पे खड़ी थी। मैंने कहा, क्या हुआ है? वो कहती है, भाभी ये 17-18 गिलास से ज्यादा पानी पी चुकी है, हम इसको पानी देते हैं, ये ऐसे एक घूंट पीती है और कहती है पानी, जगों के जग मुका गई है और इसकी प्यास नहीं बुझ रही, पानी पीती जा रही है और अभी बैठी मजीद पानी मांग रही है। इसके अंदर हाजिरी हुई है, वो जो भी इसके अंदर है वो बहुत ताकतवर है, वो बहुत खौफनाक है और जिस अंदाज में वो पानी पीती जा रही है और जिस तरह इसका वजूद लरज रहा है और इसके अंदर हाजिरी हुई है, हम सबकी जान निकली हुई है। मैंने कहा, अच्छा रिलैक्स, मैं देखती हूँ क्या है। मैं आराम से
पीछे खड़ी बात कर रही थी। वो आगे वाले सोफ़े पे बैठी थी, मैं उसके पीछे खड़ी भाभी से बात कर रही थी, क्योंकि मेरी भाभी, बड़ी भाभी दबक के पीछे कोने में खड़ी हुई थी। वहाँ से मैं चलती हुई आई, आहिस्ता आहिस्ता मैं चलती 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 इस अंदाज में घूम के उसके सामने आई कि उसके सामने आने पे मैं उसको देखूं क्या रिएक्शन होता है। मैं उसके सामने आई तो वो मुसलसल हिले जा रही थी। वो जब मैं दाखिल हुई थी, उसने जिस तरह मुझे घूर के गुस्से से देखा था, अब वो मुझी तरफ नहीं देख रही थी, सिर्फ हिले जा रही थी। और मैं आराम से चलती 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 उसके सामने गई और उसके सामने चलती 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 बिल्कुल उसके साथ सोफ़े पे जाके बैठ गई, क्योंकि मैं भी खुद खौफजदा थी क्या रिएक्शन आता है, वो क्या कर सकती है, कहीं मेरे ऊपर भी हमला कर सकती है, क्योंकि वो हमला कर चुकी थी। वो सारे डरे हुए थे और जिस तरह उसने गिलास तोड़ा था और अभी तक वो उसके अंदर से आवाज़ें निकल रही थी, वो सारे डरे हुए थे। मैं उसके करीब जैसे ही बैठी, अभी मैं कुछ सोच ही रही थी क्या बोलूं क्या करूं, इसके अंदर तो हाजिरी है, तो उसी वक्त घर के अंदर मेरा भाई और वो कारी साहब दाखिल हुए। कारी साहब ने हाथ में पानी का गिलास पकड़ा हुआ था, वो पानी दम करके लाए थे। उनके एक हाथ में बोतल थी और एक हाथ में गिलास। जैसे ही वो घर के अंदर दाखिल हुए तो उसी बोतल में से जो दम करके लाए थे, उन्होंने गिलास के अंदर पानी डाला और कहा, ये ले पानी। उसको पानी को उसके मुंह के करीब किया गया, लेकिन उसने एक घूंट भी नहीं पिया। बाकी 17-18 गिलास वो पानी के पी चुकी थी, लेकिन इस दम किए हुए पानी को जैसे ही उसके मुंह के करीब किया गया, उसने मुंह इधर फेर लिया जैसे कह रही हो ये पानी नहीं पीना मैंने। तो कारी साहब समझ गए कि वो ये पानी नहीं पीना चाहती। तो वहीं पे कारी साहब की गरजती हुई एक आवाज़ आई, कौन है तू और कहां से आई है? जैसे ही, मेरे ख्याल में यहीं पे पार्ट 1 को ख़त्म कर देते हैं, मेरी ड्यूरेशन पे अभी निगाह पड़ी है कि कारी साहब ने जैसे कहा कौन है तू और कहां से आई है, उसके बाद का मंजर कल आपको पार्ट 2 में सुनाऊंगा। एक बहुत खौफनाक कहानी है और इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। और मैं ये एक्सप्लेन कर दूं, मैं अक्सर फ़ोन उठा लेता होता हूँ, लेकिन कोई बार बार करे मेरी बहन शहजादी, मैं आपको भी कहूँगा आप भी मजबूरी को समझ सकती हैं। देखिए मुझे पता लग गया था आपकी कोई मजबूरी होगी, लेकिन आपने जितनी वो कर दी तो मेरा वो जो पढ़ने का अमल होता है वो भूल जाता होता है, तो इसलिए वो मेरी आपसे वो है। उसके बाद फिर आप कह सकती हैं ना कि उसके बाद भी तो आप कर सकते थे। तो देखिए माह रमज़ान में फिर मेरे भी उसी तरह के मामलात होते हैं कि मतलब रोज़ा रखना, ये चीज़ करना, वो करना। माह रमज़ान में मेरे ऊपर ज़्यादा सख्ती आ जाती है। मैं आपको एक बात बताऊँ, ज़्यादा वज़ाइफ होते हैं जो करने होते हैं, तो ज़्यादा मसला होता है। मसला ये है कि मेरी ज़िंदगी इतनी फंस चुकी है, मैं चाहूँ भी लोगों की मदद करना तो अब मैं लिमिटेड लोगों की कर सकता हूँ, ज़्यादा की नहीं कर पा रहा। मैं एक अकेला बंदा, टीम तो मेरे पास है नहीं। मैंने टीम बनाने की कोशिश भी की थी, लेकिन वो लड़के थे, उनको मैंने देखा वो कोई और चक्करों में पड़ गए हैं। मैंने ग्रुप भी बनाया था, वो और चक्करों में पड़ गए। मैंने कहा नहीं यार, ये मेरा नाम पे ग्रुप बना है और यहाँ पे जो काम हो रहे हैं तो मेरे ऊपर इल्ज़ाम आ जाएगा। तो अब मैं शायद टीम बनाऊं और ज़रूर एक टीम बनाने जा रहा हूं। कुछ लोग हैं जो बहुत मैच्योर और सीरियस लोग हैं जिनको मैंने सेलेक्ट किया, इंशाल्लाह मेरी टीम का हिस्सा होंगे। अब मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सकूं। तो इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आप लोग अपनी कहानी भेजना चाहते हैं, इतनी ज़बरदस्त अंदाज में शहजादी बहन ने कहानी लिख के भेजी, मेरा दिल करता है कि इसको पढ़ के सुनाऊँ। बहुत ज़बरदस्त अंदाज में उन्होंने लिख के बताया, ये एक एक वाक़या लिख के बताया जो अभी आपको सुनाने वाला है। तो आप लोग अगर कहानी भेजना चाहते हैं तो इन शराइत पे लाजमी अमल किया करें, वरना आप मुझे गिला देते हैं जी हमारी कहानी शामिल नहीं हो सकी। तो उसकी रीज़न ये है कि आप गलती कर जाते हैं। कौन सी 3 गलतियां नहीं करनी? पहली गलती ये नहीं करनी कि आपने जब भी कहानी भेजनी है अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपने गांव का नाम और उस कहानी में जितने भी किरदार हैं उन सब के नाम बिल्कुल मुझे रियल बताने हैं, उसमें फ़र्जी नहीं बताने। एक बात। दूसरा, और अगर आप चाहते हैं कि आप, मैं दूसरा नहीं मतलब पहली बात कि आपने मुझे नाम रियल बताने हैं, और अगर आप चाहते हैं मैं उनके नाम फ़र्ज़ी रखूं तो आप मुझे फ़र्ज़ी लिख के भेज दीजिए, रियल भी बता दीजिए और कहिए फ़र्ज़ी ये रख लें तो मैं फ़र्ज़ी रख लूँगा।
और अगर आपने दूसरी कहानी भेजी है, तीसरी भेजी है, इन्होंने जिस तरह अपनी कहानी भेजी है शहजादी ने, इन्होंने भी शुरू में फिर से तारुफ लिखा है, जी मेरा नाम शहजादी है, आपने मेरी फ़लाँ कहानी सुनाई थी और ये। तो दूसरी, तीसरी, चौथी जितनी भी कहानी भेजेंगे हर दफ़ा आपने अपना तारुफ फिर से कराना है। और एक और बात जिसका ख़ास ख्याल रखना है, जिसकी वजह से अक्सर लोगों की कहानी प्रोग्राम में शामिल नहीं हो सकी, जो गलती करते हैं, लिखी हुई कहानी है तो मैसेज लिखने के बाद आपने उसको सेंड कर देना, उर्दू में, इंग्लिश में या रोमन में उसको आप भेज दीजिए। जब आपने उस मैसेज को सेंड कर दिया तो उसके बाद एक और अलग से मैसेज लिखना है, नया मैसेज, उस पर सिर्फ एक लफ्ज़ लिखना है, स्टोरी, STORY, स्टोरी लिख के उसको भी सेंड कर देना। कुछ लोग स्टोरी के साथ ही एंड पे स्टोरी लिख देते हैं, उस तरह नहीं करना, अलग से एक मैसेज लिखना है, एक नया मैसेज, और स्टोरी लिख के मुझे सेंड कर देना है। और इसी तरह वॉइस मैसेज आप करना चाहते हैं तो उसमें भी सेम सारी बातों पे अमल करके उस वॉइस मैसेज को सेंड करें और एंड पे STORY, स्टोरी, लाजमी लिखें। और सेंड करने के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है +9231655500। मैं रिपीट करता हूँ, +923136655500। इसको उर्दू में पढ़ेंगे +923136655500। आज की हॉरर स्टोरी से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं कल इंशाल्लाह पार्ट 2 में। आज की वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।